So good evening, children. Yesterday we have started with the last unit, और उस unit में हमारा first chapter था, that is organism and population. So when we studying about the hierarchy of ecosystem, so we have come to know that the ecosystem starts from individual. सबसे पहला जो level है वो individual या organism है. उस individual के कई सारे number जब जुड़ जाते हैं तो that form a population in a particular area. Then population of one species alone cannot survive, so number of other species will also be there. कोई भी individual अकेला नहीं रहता, तो उसके साथ में बहुत सारी दूसरी चीजें भी रह रही होंगी जगह पे. So say for example, if it is human being, then there will be certain plants in which he feeds, or certain animals on which he feed, and there are some other animals who may feed on us, and there are some other animals which are directly or indirectly benefited by us. So they will all stay together. Then अकेले लिविंग बींग्स भी नहीं रह सकते, उनको कई सारे नॉन लिविंग फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है. स्पेशली एयर इज रिक्वायर्ड, देन वाटर इज रिक्वायर्ड, द लैंड ऑन विच विल स्टे, वी आर नॉट सस्पेंडेड इन एयर, तो हमको जमीन की भी जरूरत पड़ेगी. फिर हमको टेम्परेचर, राइट टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, रेनफॉल की जरूरत पड़ेगी, एयर प्रेशर की जरूरत पड़ेगी. एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. जस्ट इट इज नॉट जस्ट मेरली दैट ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल्स विल बी जस्ट सस्पेंडेड इन एयर. सो दे रिक्वायर सो मेनी थिंग्स. ठीक है, हमको टेम्परेचर चाहिए होगा, हमको एयर प्रेशर चाहिए होगा, पीएच, अगर पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म को उनके पीएच चाहिए होगा, सैलिनिटी चाहिए होगी. हम लोगों को भी जमीन पर रह रहे हैं तो हमारा टेक्सचर ऑफ द सॉइल एंड द rainfall and the temperature and the wind flow and the air pressure and many other type of things are required. So they all collectively form, along with the living being, non-living factor, they will collectively form ecosystem. और इकोसिस्टम की कोई लिमिट नहीं होती. इकोसिस्टम बड़े बड़े होते चल जाएंगे तो पूरे जमीन के इकोसिस्टम को लिथोस्फेयर, पूरे पानी के इकोसिस्टम को हाइड्रोस्फेयर, और पूरे एयर के इकोसिस्टम को हम एटमॉस्फेयर कह देंगे. तो दे विल बी कॉल्ड एज बायोम, एंड द बायोम ऑफ ऑल द अर्थ विल कम टुगेदर, विल फॉर्म बायोस्फीयर. तो ये लेवल हमने पढ़े थे. तो हम जो है अभी अपना ध्यान कंसंट्रेट कर रहे हैं ओनली अप टू द स्पीशीज, कि दैट व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो yesterday we are just got some of the introduction, some of the introductory idea. Today we are going to study in detail four major abiotic factor, जिसमें एयर आएगा, वाटर आएगा, एयर नहीं है, दैट इज सॉइल है, वाटर है ना, और टेम्परेचर है एंड लाइट है. तो ये चार चीजें जो है सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की किसी जगह पे अवेलेबिलिटी को. तो हम उनको एक एक करके पढ़ते हैं. लेट अस स्टडी. सो दिस इज these are the various type of ecosystems which are found in our country में, large scale ecosystem. उसके अंदर हम देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखे हैं, देखिए मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया. और मैंने आपसे कहा ना, इकोसिस्टम और बायोम की कोई लिमिट नहीं होती, कोई बाउंड्रीज नहीं है. तो बायोम हम जनरली कहते हैं पूरे एयर के या पूरे वाटर के या पूरे अर्थ के या लैंड के इकोसिस्टम को. ठीक है, पर इसने जो है बड़े इकोसिस्टम के नाम पे इनको बायोम कह दिया. तो ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का ये आपको मिल रहा है. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट किस जगह पे मिलते हैं इंडिया में, आप बता सकते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंडिया में रेन सोक्ड रीजन जो है, जैसे मेघालय वगैरह जो है, या उस साइड के जो है, ठीक है, उनको हम कह देंगे डेसिड्रियस फॉरेस्ट. ये क्या कहते हैं, कहाँ मिलेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट? सी कोस्टल रीजन्स के अंदर मेरे हिसाब से. फिर डेजर्ट है और फिर सी कोस्ट है. ठीक है, तो ये चार मेजर बायोम्स है जो इंडिया में मिल रहे हैं, और हर बायोम के अंदर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, एंड देयर स्पीशीज विल आल्सो वेरी, नंबर ऑफ स्पीशीज विल आल्सो वेरी. द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच यू विल फाइंड दैट्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ठीक है, वहाँ सबसे ज्यादा आपको स्पीशीज मिलेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम इंसेक्ट टू स्नेक्स टू रेप्टाइल्स टू मैमल्स एंड ऑल, सब तरह के आपको ऑर्गेनिज्म वहाँ पे देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो चलिए हम इनको एक एक करके पढ़ते हैं. तो काम खत्म कर दिया था मैंने लास्ट क्लास में, इससे भी ऊपर कराता हूँ. ओके, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. ओके, एनवायरनमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं आप. एनवायरनमेंट कहते हैं दैट इज ऑल द सराउंडिंग. सराउंडिंग में इंक्लूड सम ऑफ द लिविंग फैक्टर एंड सम ऑफ द नॉन लिविंग फैक्टर. लिविंग फैक्टर के अंदर देयर आर डिफरेंट स्पीशीज ऑफ द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर देयर. ठीक है, वो कुछ प्लांट्स होंगे, कुछ एनिमल्स होंगे, कुछ अदर छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, इनवर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट हो, कुछ प्रेडेटर होंगे, कुछ हर्बीवोर होंगे एंड ऑल.
So they are collectively forming the biotic ecosystem और biotic environment. And उसके अलावा abiotic environment के अंदर हमको जो है air, water, sunlight and other lights and all air pressure etc will be there. तो उनके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, organism and its environment. तो देखिए, ecology at the organism level is essentially physiological ecology. ठीक है, एक अगर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे रहेंगे तो हम क्या पढ़ रहे होंगे वहाँ पे, फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हाँ, which tries to understand how different organisms are adapted to their environment in term of not only survival but also reproduction. दो चीजें जरूरी होती है जिसको हम कहते हैं लिविंग एंड dwelling. ठीक है, survival and reproduction. You have learned in the earlier classes how rotation of our planet and the sun and the tilt of our axis may cause annual variation in the intensity and duration of the temperature. Duration of temperature हम जानते हैं कि सीजन जो होती हैं उसमें कितने टाइम तक गर्मी रहेगी, कितने टाइम बारिश रहेगी, और रिजल्टिंग द डिस्टिंक्ट सीजन्स. ठीक है, so ये सीजन्स के बारे में हो गया. These variation together with the annual variation in the precipitation, variation in the precipitation. Remember precipitation के अंदर तीनों चीजें आ जाएंगी. That is वो किसी भी तरीके से अगर अपना क्या नाम से पानी जमीन पे आ रहा हो, वो it may come in the form of liquid raindrops, or it may come in the snow in the form of snowfall, or it may come in the hail snow. किसी भी तरीके से आए पानी तो उसको हम जो है precipitation कहते हैं. Account of formation of major biomes such as desert, rainforest and tundra. तो यहाँ पे अगर आप देखें इस फिगर में, फिगर 13.1, biome distribution with respect to the annual temperature and precipitation. तो यहाँ पे नीचे वाली साइड में जो प्रेसिपिटेशन दिखाया कि कितना रेन होगा, और इधर दिखाया कि मीन टेम्परेचर कितना है. देयर आर आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा जो कि हिली रीजन्स में मिलते हैं, क्या कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फेयर की तरफ. तो वहाँ पे जो है टेम्परेचर -15 से लेके -5 तक होता है, एंड रेनफॉल बहुत ही कम. इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ रेन बट इन द फॉर्म ऑफ स्नो. ठीक है, तो वहाँ पे जो आपको कॉनिफर प्लांट्स मिलते हैं ना, क्रिसमस ट्री टाइप के, वो सारे मिलेंगे आपको. एट द सेम टाइम अगर आप टेम्परेचर और बढ़ता चाहे 5 डिग्री से लेकर के और 30-35 डिग्री तक का अगर रहेगा, तो वो है यहाँ पर 25 डिग्री दिखाया, वो डेजर्ट है जहाँ पर रेनफॉल इज वेरी लेस. ठीक है, दूसरा ग्रासलैंड दिखा रखे हैं जहाँ पर रेनफॉल इज समवेयर अबाउट 20 सेंटीमीटर से लेकर के, और it may vary somewhere about 100 सेंटीमीटर, बट द टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रह रहे हैं. ठीक है, कॉनिफरस फॉरेस्ट जो दिख रहे हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट आर्कटिक रीजन में कौन से मिलेंगे फिर, अलग ही टाइप के प्लांट मिल रहे हैं. कॉनिफर जो दिखा रखे हैं वो 0 डिग्री से लेकर के और 12-13 डिग्री तक का टेम्परेचर, और रेनफॉल जो है अप टू 250 सेंटीमीटर. ठीक है, टेम्परेट फॉरेस्ट जहाँ रेनफॉल जो है समवेयर अबाउट, टेम्परेचर जो है वो 9 डिग्री से करीब 22-25 डिग्री तक दिख रहे हैं, और रेनफॉल जो आ रही है वो 75 से लेकर के और 225 सेंटीमीटर. और ट्रॉपिकल रेनफॉल जो है जहाँ सबसे ज्यादा वेरिएशन आपको मिल रहे हैं. टेम्परेचर इटसेल्फ इज आल्सो वेरिंग फ्रॉम 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस, और जो रेनफॉल हो रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं, दैट इज 150 to 450 सेंटीमीटर. यहाँ मेरे को कुछ डाउट लग रहा है, डेजर्ट कोई 25 डिग्री वाला कौन सा डेजर्ट होता है दुनिया में, आई डोंट नो, बट जो बुक में दे रखा है उसके हिसाब से तो ये आ रहा है. आपकी बुक में कुछ अलग दे रखा है? टेम्परेचर यहाँ दे रखे हैं और रेनफॉल वहाँ दे. समझ नहीं आ रहा तो पूछो ना, बगल में बैठे हो फिर भी पूछना है. अरे तो यहाँ पर रेनफॉल, भाई डेजर्ट के हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो है इट इज रीचिंग समवेयर अबाउट 40, 45, 50 डिग्री तक का पहुंच जाता है, बट यहाँ तो मैक्सिमम टेम्परेचर ही 22-25 डिग्री सेल्सियस दे रखा. तो व्हाट दे वांट टू से आई डोंट नो. चलिए हम यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ते हुए डिटेल में अच्छा दे रखा है. Now regional local variation within each biome lead to the formation of wide variety of habitat. ठीक है, जिस भी टाइप का ऑर्गेनिज्म किस पर्टिकुलर कंडीशन में मिलेगा वो उसके हैबिटेट पे डिपेंड करता है, कौन सा स्पीशीज कहाँ पे मिलेगा. यू कैन नॉट इमेजिन ऑफ एनी स्पीशीज इन कोटा. ठीक है, यहाँ का जो एनवायरमेंट है वो थोड़ा हॉट एनवायरमेंट है, बट एट द सेम टाइम वी गॉट गुड रेनफॉल ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ जो है वेरिएशन क्वाइट गुड है इन कंपेयर टू द
डेजर्ट्स वेयर द टेम्परेचर जो है वो ज्यादा रहता है लेकिन रेनफॉल कम है, तो हमारे यहाँ रेनफॉल तो ठीक ठाक ही है एंड वाटर अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो गुड। तो हमारा जो हैबिटेट है वो कई सारी स्पीशीज को सपोर्ट करता है। एट द सेम टाइम इफ यू गो टू द डेजर्ट रीजन यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ स्पीशीज विल डिक्रीज and they are well adapted to live in those hot conditions। ठीक है, तो मेजर बायोम इन इंडिया आर शोन इन फिगर 13.2 जो अभी अपन देख रहे थे। On planet Earth, life exists not just in few favorable habitat but even in the extreme harsh habitats। तो ये अपन को समझना है अच्छे से कि आप ये ना सोचे कि लाइफ जो है केवल हमारे जैसे कोटा जैसे एनवायरनमेंट में मिलती होगी। हमको लाइफ जो है बिल्कुल एक्सट्रीमिटीज में मिल रही है। देखिए, स्कॉचिंग हीट ऑफ राजस्थान डेजर्ट, परमानेंटली रेन सोक्ड मेघालय फॉरेस्ट, डीप ओशन ट्रेंच जहाँ पे कि मतलब लाइट भी नहीं है, ना ऑक्सीजन पहुंच रहा होगा, इतना कम ऑक्सीजन होगा वहां पे, और प्रेशर जो है बहुत ज्यादा है। आप जानते हो पानी के अंदर एवरी 10 मीटर के डेप्थ के साथ में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ जाता है। तो यू इमेजिन अगर हम कह रहे हैं कि किसी सी की डेप्थ जो है 5 किलोमीटर्स है, तो 5 किलोमीटर का मतलब उसमें कितने मतलब 50 एटमॉस्फेयर तक का प्रेशर हो जाएगा नीचे। और वहां 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर कैसे कोई एनिमल सरवाइव कर सकता, व्हाट आर द कंडीशन दैट यू शुड इमेजिन। ठीक है, एट द सेम टाइम ऑक्सीजन लेवल वहां बहुत कम होंगे। लाइट तो 10 मीटर्स के बाद में 100 मीटर्स के बाद में आपको कोई लाइट नहीं मिलती है। तो मतलब अगर 100 मीटर के नीचे अगर आप चले गए समुद्र के पानी के अंदर तो यू विल नॉट गेट एनी लाइट। वहां के जानवरों को पता भी नहीं होगा उजाला क्या होता है। दे आर नॉट वरीड, दे आर नॉट नोइंग अबाउट एनी सेलेस्टिकल बॉडीज। उनको कोई पता नहीं है सूरज चांद तारे क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमको समझना। टेरेंटियल स्ट्रीम्स जो है परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन, परमानेंटली फ्रॉस्टेड रहते हैं वो कभी वहां पे पिघलते ही नहीं है। वह ऐसे भी रीजन है। ठीक है, वहाँ प्लांट कैसे सरवाइव करते होंगे, बिकॉज दोज प्लांट्स कैन नॉट, मतलब वहाँ लिक्विड तो जा नहीं रहा है उनके बॉडी के अंदर। जब कभी भी रेन होती है, जब भी थोड़ा बहुत पानी उनको मिलता होगा, वही पानी को वो यूज कर रहे हैं। तो दे आर डेजर्ट प्लांट, मतलब वो नॉट हीट वाले डेजर्ट बट ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर जो डेजर्ट होंगे ना। हाउ हाई माउंटेन टॉप्स जो है, बॉइलिंग थर्मल स्प्रिंग्स, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। थर्मल स्प्रिंग जहाँ पे कि टेम्परेचर समवेयर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां से स्टीम बनकर बाहर निकल रहा है पानी। ठीक है, तो वहाँ पानी भी 100 डिग्री का है और स्टीम जो 100 बन के उड़ गई। इतने हॉट टेम्परेचर में भी ऑर्गेनिम्स रह रहे हैं, जबकि हम जानेंगे कि एंजाइम्स जो होते हैं वो 48 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कैसे है, ये ऑर्गेनिज्म जो इतने हाई टेम्परेचर पर रहते हैं, इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ रिसर्च। तो देयर आर सम एंजाइम्स व्हिच कैन इवन सर्वाइव एट सच हाई टेम्परेचर। तो इन ऑर्गेनिज्म्स के अंदर वो एंजाइम्स मिलते होंगे। इसके अलावा स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट जहाँ पे कि वो कोई फार्मर होता है, वो अपना कंपोस्ट बना रहा होता है, गाय का सारा गोबर और दूसरे जो जानवर होते हैं उनको सब कुछ चीज मतलब वेस्ट होते हैं, एनिमल एक्सक्रीटा प्लांट एक्सक्रीटा, उनको सबको सड़ाता है वो। तो जहाँ सड़ रहे हैं ना, सड़ना इटसेल्फ इज बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो वो सड़ना जो है कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हो रहा है, और उस कंडीशन के अंदर भी माइक्रोब्स रह रहे हैं, दे आर सर्वाइविंग इन दोस कंपोस्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि मतलब कितनी एक्सट्रीमिटीज दिखा रखी है। द हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान, लो टेम्परेचर लाइक पोलर रीजन्स, हाई प्रेशर सॉरी क्या कहते हैं हाई प्रेशर ऑफ द सी डेप्थ, हम देख रहे हैं यहाँ पे दैट इज वो माउंटेन टॉप्स हैं, वहाँ बॉइलिंग वाटर पानी मिल रहा है अपन को, है ना, और कंपोस्ट जैसी जगह भी मिल रही है। नॉट इवन दिस, देयर आर सेवरल स्पीशीज व्हिच आर लिविंग इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, एज ए पैरासाइट। तो उन्होंने तो अपने आप को कितना सारा अडेप्ट किया होगा जो हमारी बॉडी के अंदर मिल रहा है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मिल रहा है। तो देयर आर सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच आर ऑलवेज ए थ्रेट टू देम बट येट दे आर सर्वाइविंग। तो उसका मतलब उन्होंने उसके लिए कुछ ना कुछ अडेप्टेशन किए। तो अगर इन ऑर्गेनिज्म्स को इन जगहों पर रहना है, इफ दीज ऑर्गेनिज्म्स हैव टू सर्वाइव इन दीज एक्सट्रीमिटीज, दैट मींस दे हैव टू अडेप्ट। उनके अंदर कुछ खास तरह का चेंजेस लाना पड़ेगा, और उस चेंजेस को हम कहते हैं अडेप्टेशन, है ना। हम अपने आप को भी देखते हैं यहाँ पे, मतलब इंसानों को भी हम अडेप्ट होते हुए देखते हैं। जिन जगहों पे हम कभी जाना पसंद नहीं करेंगे, वहां पे भी हम लोगों को रहते हुए देखते हैं। वी आर सीइंग दैट पीपल हु आर लिविंग एट द साइड ऑफ द
नाला जहाँ पे कितनी बदबू आती रहती है, हम सोचेंगे यार ये लोग कैसे रहते होंगे वहाँ पे। ठीक है, हम देखते हैं कि कुछ लोग एकदम जो लेबर क्लास के लोग होते हैं वो रोड के किनारे पे, और ये जो रोड के डिवाइडर होते हैं जो कि इतने हॉट हो रहे होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा, कोई पेड़ की छाया भी नहीं है, वहां पे भी वो जा करके रह रहे हैं, एंड दे आर इजी लिविंग। वेयर जहाँ हमारा हमारा एसी जो है वो 48 डिग्री से या 50 डिग्री पे आके काम करना बंद कर देता है, और हम कहते हो कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है। यू जस्ट इमेजिन हाउ दोस पीपल आर लिविंग आउटसाइड। ठीक है, तो हम आप देखेंगे कि कई जगहों पे मतलब पानी इतना खारा आता है ना, हम एक घूंट पी करके इमीडिएटली वी विल स्पिट इट आउट, will not be able to drink, and the people are living in those type of conditions. People are living in those conditions जहाँ पे there are several gases, industrial gases leak होती रहती है। अगर आप इवन कई जगहों पे रोड से भी क्रॉस कर रहे होते हैं ना, अगर आप कोटा में भी थर्मल डीसीएम वाली साइड में चल जाएंगे, आपको अमोनिया की अलग सी स्मेल आएगी। अगर आप लाइक व्हेन वी यूज्ड टू ट्रैवल, तो वो भरूच इलाके में घुसते के साथ ही मालूम पड़ जाता है भरूच आ गया। इट इज सो मच ऑफ स्मेल इन द एयर। ठीक है, तो आई डोंट नो हाउ पीपल आर लिविंग देयर, है ना। तो लोग बाग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। वो खारा पानी पीते। जब हम इस कॉलोनी में आए थे, इस जनकपुरी में, तो हमारे यहाँ नलों के कनेक्शन नहीं थे, पाइपलाइन नहीं थे, एंड वी यूज्ड टू हैव अ ट्यूबवेल, एंड ट्यूबवेल का पानी यहाँ पे खारा आता था। हम भी पहले ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पीते थे, बट हार्ड मीन्स वी यूज्ड टू ड्रिंक वाटर, प्रेफरेबली वी यूज्ड टू हैव टी। इवन चाय भी बनाते थे, किसी को पिलाते थे तो वो चाय भी नहीं पीता था, बोले कैसे है। मेरे कई फ्रेंड्स आते थे उस टाइम मिलने के लिए, सर का मतलब राजू का घर देखने चलते हैं, घर देखने चलते करके आए, और नो सुनो यू गिव देम वाटर, अरे ये कैसे पीते हो यार तुम। ठीक है, तो स्लोली वी गेट अडेप्टेड, स्लोली वी गेट अडेप्टेड टू द नॉइज। लोग पूछते थे यार तुम्हारा घर या रेलवे लाइन के किनारे ट्रेन आती है तो जग नहीं जाते, कहता ट्रेन के अंदर भी सो ही जाता है ना। लोग बात कुछ भी कहेंगे। तो वी गेट अडेप्टेड, वी गेट टू अडेप्टेड टू द चेंजेस। तो वो ये जो अडेप्टेशन जो मैं बता रहा हूँ इंसानों का अडेप्टेशन, ये टेम्परेरी अडेप्टेशन, ये हर इंडिविजुअल को अपनी तरफ से अडेप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अडेप्ट हो गया किसी तरह का पानी पीने के लिए, या किसी टाइप की आवाज में या शोर में या गैसेस में किसी भी स्मेल में रहने के लिए, तो जो बच्चा होगा वो इमीडिएटली वैसा हो जाएगा, या मेरा कोई फ्रेंड आएगा वो इमीडिएटली ऐसा अडेप्ट हो जाएगा। तो हर एक को अपने लेवल पर अडेप्टेशन डेवलप करना, बट जब अडेप्टेशन परमानेंट हो जाते हैं तो दे जनरेशन आफ्टर जनरेशन दे पासेस। तो हम परमानेंट अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, जब हम इनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, these are the examples when we are talking about the permanent adaptation। ठीक है, ये वो adaptation नहीं है जो एक ऑर्गेनिज्म को अपने जीवन जिंदगी में डेवलप करना पड़ेगा। तो ये लिखा even our intestine is a unique habitat for hundreds of species of microbes। ठीक है, हमारे खुद के इंटेस्टाइन में, खुद हमारी इंटेस्टाइन के अंदर कई सारे माइक्रोब्स रहते हैं, और दुनिया में पता नहीं कितने टाइप के ऑर्गेनिज्म्स होंगे, वो जाने किन किन के अंदर एज ए सिम्बायोटिक सिम्बायोट्स और या पैरासाइट्स वो वहां पर रह रहे हैं। तो उन सब के लिए उनको अडेप्ट होना पड़ता है। ठीक है, ये कुछ डायग्राम पिक्चर्स थे, मैं आपको शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। Now, what are the key elements that lead to such variation? आखिर हम इस कंडीशंस में रहने के लिए कैसे अडेप्ट हो जाते हैं, या वेरिएट मतलब key elements that lead us to so much of variation in the physical and chemical condition of different habitat। The most important are temperature। चार चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उनमें से पहला टेम्परेचर, दूसरा है वाटर, तीसरा है लाइट, और चौथा है सॉइल। इन चारों के बिना कोई भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी जगह पे रहने के लिए इन चार चीजों की जरूरत पड़ेगी, राइट टेम्परेचर, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट अमाउंट ऑफ लाइट, एंड राइट अमाउंट ऑफ soil। Now, of course, when we talk about the parasite, they are not bothered about the light because they are living inside the body। ठीक है, अगर हम सी की डेप्थ पे चल जाएंगे तो वहाँ 4 डिग्री टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ टेम्परेचर इज नॉट ए वेरी बिग इश्यू। ठीक है, तो अगर हम डेजर्ट में चल जाएंगे तो वहाँ पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ ऑर्गेनिज्म्स आर अडेप्टेड सो वेल दैट दे डोंट रिक्वायर वाटर एट ऑल। ठीक है, अगर कोई पानी समुद्र की डेप्थ के अंदर मिल रहा है और वो कभी नीचे तक गया ही नहीं है, उसके लिए जो वो 4 किलोमीटर तो छोड़िए, वो 500 मीटर के 100 मीटर के एरिया के अंदर ही घूमता है ऊपर नीचे, तो न तो उसने कभी सॉइल देखी है या न कभी उसने सूरज देखा है। वो उसके लिए वो पानी ही दुनिया है, जो जिस जगह पे उनको मिलना है उसी के आसपास वो घूमते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि चारों चीजें हमेशा जरूरी है, बट दीज आर द 4 थिंग विच आर डिसाइडिंग फैक्टर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए अडेप्ट करते हैं। ठीक है, वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजियोकेमिकल, दैट इज द अबायोटिक कंपोनेंट्स अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली।
आप ये मत सोचिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है केवल फिजियोकेमिकल दैट इज अबायोटिक फैक्टर से डिसाइड होगा, बाय एंड लार्ज तो उससे ही होता है। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द मलबेरी जैसे सिल्क मॉथ, तो सिल्क मॉथ के लिए टेम्परेचर और अदर चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट उनके लिए मलबेरी ट्री है। अगर वो मलबेरी ट्री नहीं होगा तो वो कभी भी नहीं मिलेगा, भले अदर कंडीशंस में भी एज सुटेबल, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्चुअली फीडिंग ऑन मलबेरी लीव, दे लार्वा एंड प्यूपा जो है वो उसी को पर फीड करते हैं, ठीक है। तो कई सारी दूसरी चीजें भी हैं, केवल अबायोटिक फैक्टर सब कुछ डिसाइड नहीं कर देती है। तो ये भी हो गया है ना, देर आर नंबर ऑफ पैरासाइट, देर आर नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म जो सिम्बायोट हो सकते हैं, देर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो सोली किसी पर्टिकुलर स्पीशीज पे डिपेंड करते होंगे, ठीक है। हमने जब हम चैप्टर 3-2 पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स है जो 1-on-1 रिलेशन पे रहते हैं। 1-on-1 रिलेशन मतलब वो प्लांट है तो वो मॉथ है, वो मॉथ है तो वो प्लांट है, मॉथ नहीं होगा तो वो प्लांट का पॉलिनेशन नहीं होगा, और पॉलिनेशन नहीं मतलब वो प्लांट में फ्रूट नहीं होगा तो ये मॉथ अपने जनरेशन आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, बिकॉज दे ले देयर एग्स थे। तो दे आर ओविंग वन-on-one रिलेशन इन दिस चैप्टर ऑल्सो। अगर आप लास्ट में पढ़ेंगे टुवर्ड्स द लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, ये सेम डायग्राम है जो आपने चैप्टर 2 में देखा। कहाँ जाए ये, दिस इज द सेम पिक्चर विच यू हैव आल्सो सीन इन क्या कहते हैं चैप्टर 2। योफायरस एक ऑर्किड है, इस ऑर्किड का जो लीफ होता है, पेटल होता है, वन ऑफ द पेटल इज सो वेल अडेप्टेड एंड ऐसा लगता है जैसे वो मौत को उस बम्बल बी को लगता है कि मेरी फीमेल पार्टनर वहां है। सो एज लॉन्ग एज द बम्बल बी विल नॉट गो, पॉलिनेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो इस फ्लावर के होने के लिए बम्बल बी का होना जरूरी है, और बम्बल बी को के लिए इसका जो होना जरूरी है और इसके लिए उसका होना जरूरी, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे ये 1-on-1 रिलेशन मिल रहा होता है। तो आप बाकी सारी कंडीशंस में भी सुटेबल है, बट इफ देयर पैरासाइट और देयर पार्टनर और देयर होस्ट और देयर जो भी जिस भी तरह से का रिलेशन वो है, अगर वो नहीं हो गए तो वो वहां पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स which are controlling them in some way or other than the abiotic conditions, और जो यहाँ पे देखा फिजियोकेमिकल कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फिजियोकेमिकल कंडीशन ये पढ़े। नाउ इसके अलावा क्या है, देखिए द हैबिटेट इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो। बायोटिक कंपोनेंट्स किस तरीके से हम देंगे, बायोटिक कंपोनेंट को किस किस नाम से दिया है यहाँ पे, दैट इज द पैथोजेंस, है ना, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स एंड कंपिटिटर्स, ये अलग अलग तरह के बायोटिक फैक्टर्स है। पैथोजेंस आप जानते हैं किसको कहते हैं, पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये तो पैरासाइट्स ही हैं। इसके अलावा पैरासाइट दे आर आल्सो डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर होस्ट, तो उनके लिए भी उनका होना जरूरी है। प्रीडेटर्स आर एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन, कितनी आवाज करता, ठीक है, प्रीडेटर्स आर एक्चुअली सम ऑफ द क्या कहते हैं एनिमल्स व्हिच आर फीडिंग ऑन अदर्स, तो वो जब तक उनके लिए प्रे नहीं होंगे तब तक वो कैसे जिए, ठीक है ना। बाय एंड लार्ज प्रीडेटर्स के लिए एक से ज्यादा प्रे रहते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे प्रीडेटर भी हैं जो इक्का दुक्का प्रे के ऊपर ही डिपेंड करता है, और कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के रिलेशन है विच वी स्टडी इन द एंड ऑफ द मतलब द लेटर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। नाउ of the organism which may interact constantly, ठीक है। We assume that over a period of time the organism had a natural selection and evolved adaptation to optimize their survival in the and reproduction its habitat। तो ये जो है सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। देखिए कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी जगह पर रह रहा है तो उसको अडेप्ट होना पड़ेगा, उसको क्या होना पड़ेगा, अडेप्ट होना पड़ेगा। तो वो अडेप्ट कैसे हो रहा है, अडेप्ट कैसे हो रहा है, जो भी वो उसने मतलब अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी वेरिएशन डेवलप करें, उन वेरिएशन को जो है वो उसके साथ में वो टेस्ट करेगा एनवायरनमेंट के अंदर। इट विल हैव टू फेस द टेस्ट इन द एनवायरनमेंट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, एंड इफ द कंडीशंस आर सूटेबल दे विल बी रिटेन, अदरवाइज दे विल डाई, ठीक है। तो ये नेचुरल सिलेक्शन हम जान रहे हैं कि ये रोज के रोज होने वाला चीज है, दैट इज एवरी ऑर्गेनिज्म हैज टू टेक। हमने 7 चैप्टर नहीं पढ़ा, कोर्स में तो नहीं है, कोर्स में नहीं है, फिर पढ़ लेंगे।
पहले ये पढ़ लिया था, पढ़ लिया, ठीक है। तो अडेप्टेशन तब आपको क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन तब आपको ज्यादा अच्छा समझ आता है। नेचुरल सिलेक्शन इट्स एक्चुअली अ टेस्ट विच एवरी एनिमल हैज टू गिव एवरी टाइम। नेचर जो है नए नए प्रपंच रचती है ना। नेचर जो है वो बड़ी तेजी से चेंज होती है। सर्दियों के मौसम में अचानक बारिश आ जाएगी, स्नोफॉल होने लगेगा, हिल स्टोन होने लगेंगे, ठीक है। गर्मियों के मौसम में अचानक से एक बारिश आ जाएगी, या टेम्परेचर में गो टू दैट एक्सट्रीम, है ना। तो ये कुछ है। तो फिर जो है तरह तरह के प्रीडेटर्स होते हैं, तरह तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं। तो ये रोज के रोज होने वाले टेस्ट है, और इन टेस्ट में वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है जिसके पास में बेस्ट सूटेबल करेक्टर्स है। जिसके पास में कोई भी करेक्टर अनसुटेबल होगा, नॉन सुटेबल होगा, दे विल डाई, ठीक है। मैं अक्सर देने वाले एग्जाम्पल है कि जब कोई शेर आता है, कोई भीड़ के अंदर बहुत सारे जानवर वहां पे खड़े हो, तो वो ये नहीं देखता कि मैं सबसे अच्छे वाले हट्टे कट्टे को खाऊंगा, ठीक है। वो ये देखता है कि मतलब जैसे वो दौड़ लगाता है तो कौन सा सबसे वीकेस्ट एनिमल है वो उसके साथ में आया। तो वो नेचुरल सिलेक्शन के अंदर वीकेस्ट एनिमल इज एलिमिनेटेड, इट इज बीन सेलेक्टेड, रादर इट इज डिसेलेक्टेड, कि बोले तुम इस संसार में रहने लायक नहीं हो, जाओ जगह खाली करो, ठीक है। तो जो बेस्ट एनिमल होंगे वो आगे से आगे से आगे चलते जाएंगे, और जब बेस्ट होंगे उनके बच्चे होंगे वो भी बेस्ट करेक्टर रखे होंगे। तो इस तरह से जो है किसी भी पॉपुलेशन का किसी जगह पर रहने के लिए सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो अगर एक एग्जांपल के साथ मैं इसको बताऊं, मान लीजिए अपने घर में मस्किटोज होते हैं खूब सारे। तो मस्किटोज होते हैं तो हम पेस्टिसाइड ले आते हैं, कोई पेस्टिसाइड लाते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने हीट लाया और आपने हीट ला के स्प्रे कर दिया और कमरा बंद कर दिया, और आप पड़ोसियों के यहाँ चले गए। 1 घंटे बाद आएंगे जब तक इसका असर हो जाए। 1 घंटे बाद जब आप आते हैं तो खूब सारे मच्छर गिरे पड़े रहते हैं नीचे। आप बड़े खुश, बोले और आज सारे मच्छर मर गए, हम सोएंगे बढ़िया आराम से। इक्का दुक्का दिन, या फिर हो सकता है कि दैट नाइट इटसेल्फ जो है आपको इक्का दुक्का मच्छर काट ही रहा, मतलब ये वो मच्छर हैं जिनको हिट का भी असर नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब उनमें अगर एक मेल और एक फीमेल मस्किटो बचे हैं से फॉर एग्जांपल, तो दे विल ब्रीड, एंड व्हेन दे विल ब्रीड अगेन, इस बार ये हिट का असर नहीं होने वाले बच्चों के नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनके पेरेंट्स के अंदर वो अडेप्टेशन था। फिर वो मान लीजिए 100 बच्चे दिए हैं उन्होंने, 100 अंडे दिए हैं, 100 बच्चे पैदा हुए। हो सकता है कि 80 जो है वो मर जाए, 20 बच जाए। तो पहले एक बचा था जो भी पॉपुलेशन थी उसमें, अब 20 बच गया। फिर अब ये 20 जो होंगे वो बड़ी तेज से रिप्रोड्यूस करेंगे, अब क्या हो सकता है 100 बच जाए। तो धीरे धीरे होता है, आप कोई केमिकल छिड़कते जा रहे हैं लेकिन वो मच्छरों के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं यार ये तो आजकल दवाई भी नकली आने लग गई। तो दवाई नहीं नकली आ रही है, एक्चुअली क्या है, अडेप्टेशन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। तो इंडिविजुअल जो होते हैं उनके अंदर ये चीजें आ जाती है। कैसे आती हैं, उसका एक ही तरीका होता है, दैट इज म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब सम एरर्स, ठीक है। तो दिस आई विल स्टडी इन चैप्टर 7 बेटर। एनीवे, आज तो अभी तो हम ये वाला चालू कर चुके हैं, तो हम इसको पढ़ लेते हैं। मेजर अबायोटिक फैक्टर्स पढ़ते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारे टाइप के अबायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो 4 अबायोटिक फैक्टर्स को हम यहाँ पे डिस्कस, सी अबायोटिक फैक्टर अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग है। इफ आई जस्ट डिस्क्राइब द अबायोटिक फैक्टर ऑफ सम ऑफ द कंडीशंस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मेजर अबायोटिक कंडीशन या अबायोटिक कंडीशन फॉर लैंड इकोसिस्टम लिख देता हूँ, मेजर ऐसा करके। abiotic conditions for land ecosystem या habitat। लैंड हैबिटेट में क्या होगा, सबसे पहला लाइट, सेकंड टेम्परेचर, देन वाटर, रेनफॉल, चलो सॉइल ले लो पहले, ठीक है। और वो तो 4 ने मेजर दिखाए। इसके बाद हमको क्या चीज अफेक्ट करती है, हमको रेनफॉल अफेक्ट करती है, विंड फ्लो अफेक्ट करती है, विंड अफेक्ट कर रही है हमको, एयर प्रेशर अफेक्ट कर रहा है हमको, ठीक है। हमको सॉइल टेक्सचर रखता है, मतलब सॉइल के अंदर आ गया टेक्सचर तो, ठीक है। एयर प्रेशर हमको अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा हमको क्या अफेक्ट करेगा, लाइट तो आ ही चुकी है इसके अंदर, ठीक है। तो जमीन पर रहने वालों के लिए ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं यही वाला टेबल जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स के लिए बनाता हूँ, पानी में रहने वालों के लिए बनाता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। जो पानी में रह रहे हैं उनके लिए क्या क्या है कंडीशन। बायोटिक फॉर एक्वेटिक AQAT ऑर्गेनिज्म या हैबिटेट। पानी में रहने वालों के लिए क्या है तो लाइट उधर भी आएगा, टेम्परेचर उधर भी आएगा, ठीक है, और मिनरल्स इन वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। डेप्थ क्यों इंपॉर्टेंट लाइट रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि डेप्थ के ऊपर ही लाइट डिपेंड करेगी। डेप्थ ऑफ वाटर, वाटर प्रेशर, देन क्या कहते हैं जो सी बॉटम है और उसके अंदर मिलने वाला सॉइल, तो सॉइल, ठीक है। फिर फ्लो ऑफ वाटर, वाटर बह रहा है कि रुका हुआ है, सैलिनिटी ऑफ वाटर, पानी के अंदर नमक है तो कितना है, ठीक है। टर्बिडिटी ऑफ वाटर, पानी कितना गंदा है, मिट्टी विट्टी। पीएच ऑफ वाटर, ठीक है। तो कई सारी चीजें हैं जो कि पानी में एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स को अफेक्ट कर रही है। यू नो एक्वेटिक ऑर्गेनिम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, क्योंकि ज्यादातर टाइम में जो है जो जो मतलब 10 मीटर या 15 मीटर के नीचे का जो पानी है उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली रहता है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ऊपर ऊपर का ये पानी गर्म या ठंडा होता है विद द एनवायरमेंटल चेंजेस। तो इसलिए एक्वेटिक ऑर्गन्स के लिए जो कंडीशंस है वो दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशन व्हिच आर दैट इज दे आर वेरी सेंसिटिव टू द एनवायरमेंटल चेंजेस इन कंपेयर टू द लैंड एनिमल। पर लैंड एनिमल के लिए फैक्टर्स कम है, लेकिन वो फैक्टर बड़ी ज्यादा तेजी से उसको अफेक्ट करता है, क्योंकि पानी में ये वेरिएशन बहुत जल्दी नहीं आ रहा। जमीन पे टेम्परेचर बड़ी जल्दी चेंज हो जाता है, लाइट बहुत जल्दी चेंज होती है, ठीक है। पानी में रहने वाला है 10 मीटर के नीचे गहराई पे, उसको क्या फर्क पड़ रहा है लाइट है कि नहीं है, ठीक है। केवल ऊपर ऊपर जो पेड़ है उन्हीं को चाहिए होती है लाइट। और रेनफॉल हमको बहुत ज्यादा असर करता है, क्योंकि इट इज द रेनफॉल विच विल मेक द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो चलिए हम बात करते हैं मेजर अबायोटिक फैक्टर की। मेजर अबायोटिक फैक्टर में सबसे पहली जो चीज है वो है टेम्परेचर, ठीक है। We know that most of the animals distribution on this land is actually depending on temperature, कि भाई कैसा टेम्परेचर है। हम जानते हैं जो पोलर रीजन पे मिलने वाले जानवर है वो आपको कोटा में नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे मिलने वाले जानवर हैं वो भी आपको रेगिस्तान में नहीं मिलेंगे। द काइंड ऑफ डॉग्स एंड कैट्स एंड काउज एंड बफेलोज एंड ऑल जो आपको यहाँ पे सड़क पे बैठे हुए मिल रही हैं, आप सोचो कि जोधपुर में जाएंगे और वहाँ पे भी रेत के ऊपर कोई गाय या भैंस बैठी हुई होगी। इमेजिन करिए कि 48 डिग्री का टेम्परेचर भैंस की बॉडी पे गिरता और वो जमीन भी इतनी गर्म हो रही होगी, तो वो कैसे सर्वाइव करेगी। सो देयर यू विल फाइंड द एंटायरली डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। जो फ्रेश वाटर की फिश होती है वो समुद्र के पानी में नहीं जा सकती है सॉल्ट वाटर के अंदर। सॉल्ट वाटर की जो फिश होती है वो फ्रेश वाटर में नहीं आ सकती है ना। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है अपने पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर रहने के लिए अडेप्टेड है। ईच फैक्टर इज अल्टीमेटली डिसाइडिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विल फाइंड देयर, ठीक है। ठीक है, जो रेंज ऑफ टॉलरेंस होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म डिफर कर सकते हैं। यूं तो रहने में इंसान जाके चांद पे भी रह के आ गया, ठीक है, वो स्पेस में भी रह लेता है जहाँ ऑक्सीजन भी नहीं है। लेकिन वो कब, जब हम अपने हिसाब से अपने सराउंडिंग को, जो हमने एक माइक्रो हैबिटेट है उसको अडेप्ट कर लिया। हमने अपने आप को नहीं अडेप्ट करा, हमने एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लिया अपने हिसाब से, ठीक है। हम हमारा ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी अडेप्ट हो गई हॉट टेम्परेचर पर रहने के लिए, बल्कि हमने रूम को ठंडा कर लिया बाय पुटिंग AC, ठीक है। तो हम अपने सराउंडिंग को चेंज कर लेते हैं। So the people are able to live in Antarctica. People are able to live on Moon. They are able to this thing go into the space. They are able to live in the क्या कहते हैं in extreme hot conditions and वो रह रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे कई सारे लोग जो होते हैं वो ऑयल रिग्स में काम करते हैं। समुद्र के बीच में एक तेल का कुआं है, उसमें जो है मतलब चारों तरफ देखें तो केवल पानी पानी नजर आता है, और वो पानी में जो है हवा जो चलती है वो भी खारी खारी आती है, मुंह खोल लो तो आपको नमक मिले उसके अंदर, ठीक है।
तो वहां पे भी आदमी रह लेता है, दे आर आर्टिफिशियली अडेप्टेड, ठीक है। बट ऑल अदर एनिमल्स कैन नॉट आर्टिफिशियली अडेप्ट देमसेल्फ, तो उनको तो अपनी बॉडी के अंदर अडेप्ट करना पड़ेगा, या फिर वो अपने उसके अंदर भी, जो उस पूरे बड़े से हैबिटेट के अंदर भी एक छोटी सी जगह चुन लेते हैं जहाँ पे कि वो सबसे ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था वेयर डू रैबिट लिव्स, आपने कहा बरोज में, तो बरोज आर द मोस्ट सूटेबल कंडीशन। टर्माइट कहाँ मिलेगी आपको? किसी पेड़ के अंदर, जो जो वुड है उसके अंदर वो जगह बना लेती है जाकर के, है ना। बिच्छू कहाँ मिलेगा? किसी रॉक के नीचे, पत्थर के नीचे जाकर के वो छुप जाता है, और वहां का जो उसका माइक्रो हैबिटेट है वो उसके लिए मोस्ट सुटेबल है। शायद वो बाहर आए तो उसको वो गर्मी से वो मर जाएगा, ठीक है। तो ये है। नाउ हम इस टेम्परेचर से जो है नेक्स्ट मीटिंग में शुरू करते हैं। ये मीटिंग को मैं क्लोज करता हूँ। तो हम सबसे पहला पढ़ते हैं, दैट इज टेम्परेचर, है ना। सबसे ज्यादा जो मेनली अफेक्ट कर रहा है वो टेम्परेचर ही है, तो इसी के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। ओके, टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रिलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। आर यू अवेयर द एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड वेरी सीजनली, है ना। तो सीजनली तो वेरी करता ही है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा क्या, डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। अगर आपको थोड़ी बहुत ज्योग्राफी की नॉलेज हो, जो तो मैं सोचता हूँ होगी होगी, ऐसा तो ही नहीं सकता कि हम कौन सी साइंस ले रहे थे ज्योग्राफी छोड़ ही चुके हैं। तो हम जानते हैं कि ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। या एंटार्क्टिका मिल रहा है या आर्टिक रीजन है। आर्टिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन जो है वो दोनों के दोनों पूरी तरह जमे हुए हैं, ठीक है। वहाँ टेम्परेचर -70 तक, -80 या उससे भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर परमानेंटली फ्रॉस्टेड। लेकिन अगर आप इक्वेटर पर रहेंगे तो वो सबसे ज्यादा गर्म है, क्योंकि सूरज इसके आसपास ही घूमता रहता है, ठीक है। तो इक्वेटर, वहां से जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाएंगे, दोनों पोल्स की तरफ, चाहे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो टेम्परेचर जो है, एवरेज टेम्परेचर वो धीरे 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 कम होता चल जाए। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर मैं मान लेता हूँ कि इक्वेटर पर अगर 50 डिग्री सेल्सियस है, और पोल्स पे अगर मान लेते जीरो ही मान लेते, जीरो से तो कम ही होता है हमेशा, लेकिन अगर हम जीरो भी मान लेते हैं तो ये मान करके चलते हैं कि 50 डिग्री टू 0 डिग्री जो है वो धीरे 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 दोनों पोल्स की तरफ कम होता चल जाएगा। तो ये देखिए, आर यू अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड वेरी सीजनली डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ठीक है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर जो है वो प्रोग्रेसिवली कम होता चल जाएगा। ये खास बातें जो हमको मालूम होनी चाहिए, और अब तो हो ही गई है। हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, कहाँ गया? टेम्परेचर डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर टू पोल्स, फ्रॉम द प्लेन्स टू माउंटेन टॉप। प्लेन्स पे टेम्परेचर कम होता है, माउंटेन टॉप पे नहीं, प्लेन पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, माउंटेन टॉप पे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। एंड इट मींस रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन द पोलर रीजन्स टू हायर एल्टीट्यूड, जहाँ पे कि 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। इन ट्रॉपिकल डेजर्ट इन समर, तो पोलर रीजन पे सब जीरो है, मतलब जीरो से भी नीचे है ना। जबकि वो अगर आप इक्वेटर के आसपास हैं या पोलर क्या कहते हैं डेजर्ट वगैरह पे चल जाते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो है 50 डिग्री से भी ऊपर चल जाता है। देयर इज हाउएवर यूनिक हैबिटेट सच एज थर्मल स्प्रिंग and deep sea hydrothermal vents where the average temperature may exceed above 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वो 100 डिग्री से भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जमीन में से हीट निकल रही होती है। जियोथर्मल एनर्जी विच यू हैव स्टडीड इन क्लास 10, आपने जियोथर्मल एनर्जी का यूज पढ़ा सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर, था ही नहीं लास्ट ईयर कोर्स में, है ना। पर आप तो 11th में थे लास्ट ईयर, आपने तो पढ़ा होगा। तो वो जो जियोथर्मल एनर्जी है, वो जियोथर्मल एनर्जी के कारण हीट जमीन से एस्केप होती है, और वो जो टेम्परेचर होता है वहां पे वो 100 डिग्री से ऊपर भी चल जाता है। इट इज जनरल नॉलेज दैट द मैंगो ट्री डज नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। तो अगर जर्मनी वालों को और कनाडा वालों को मैंगो खाने हैं तो वो इंडिया से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, या साउथ एशियन कंट्रीज से, ठीक है, एशियन कंट्रीज से, तो यहीं से एक्सपोर्ट होंगे वो।
वहाँ मतलब जहाँ इतनी ठंडक है वहाँ पे वो आपको नहीं मिल सकते ना। स्नो लेपर्ड्स आर नॉट फाउंड इन केरला, केरला की फॉरेस्ट में आपको नहीं मिलेंगे। एंड ट्यूना फिश रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड ऑफ द ओशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसे ही दिए हैं, हम भी कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कल कि खरगोश आपको कोटा शहर में सड़कों पे घूमते हुए नहीं मिलेंगे, ठीक है, और फिश वगैरह आपको नहीं मिलेंगी, और स्नो लेपर्ड हैं या पोलर बेयर है वो आपको जो है ऐसे टेम्परेचर में नहीं मिलेगी। हाउएवर जो गर्मी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वेल अडेप्टेड हैं, दे कैन इवन सर्वाइव इन अदर कंडीशन। They are readily appreciate, you can readily appreciate the significance of the temperature on the living organism, and you can realize that it affects the kinetics of the enzyme। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, टेम्परेचर की रोल प्ले करता है केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पढ़िए, है ना। तो आपने पढ़ा है कि मतलब जो केमिकल रिएक्शन होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, बहुत सारी रिएक्शन, और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केमिकल रिएक्शन जनरली इंक्रीज होती है अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट, और उसके बाद में वो जो है या तो खत्म हो जाएगी या फिर स्लो डाउन हो जाएगी। तो टेम्परेचर जो है वो उनको अफेक्ट करता है। अगर हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं तो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आर सिंस गवर्न बाय एंजाइम्स, और एंजाइम्स जो होते हैं प्रोटीनियस होते हैं नेचर। तो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर, जब हम फ्रिज में रख देते हैं किसी फूड को तो वो जो नहीं पक रहा, वो खराब नहीं हो रहा है, लेकिन आप बाहर रख देते हैं रूम टेम्परेचर पे तो वो जो है वो स्पॉइल होने लगता है। और गर्मियों के दिन जैसे आजकल के दिन है, इन दिनों में अगर आप अपनी मान लीजिए आपने दाल सवेरे बनाई है, मम्मी ने ड्यूटी जाने से पहले दाल बना दी, और आप जो है कॉलेज से या स्कूल से लेट आए 3 बजे 4 बजे खाना खाने के लिए, जैसे दाल खोलेंगे अगर फ्रिज में नहीं रखी हुई तो इट मस्ट स्पॉइल्ड बाय दैट। अगर दूध हम किसी दिन भूल गए फ्रिज में रखना तो सुबह गर्म किया हुआ दूध बाय 3-4 बजे तक तो फट जाता है। तो वो क्यों फट गया? बिकॉज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है दे आर वेरी रैपिडली कैरिंग आउट देयर रिएक्शन। टमाटर अगर हम जो है गर्मियों के दिनों के अंदर बाई चांस भूल जाते हैं फ्रिज में रखना तो वो जो है शाम पड़ते पड़ते एकदम पिलपिला हो जाता है। जो ठेले वाले बेचारे टमाटर वगैरह बेच रहे होते हैं तो वो उसको गीला रखते हैं बार बार, सो दैट टेम्परेचर में भी मेंटेन। लेकिन अगर नहीं रखेंगे तो वो सारे ऐसे पिलपिले हो जाएंगे। आजकल तो फिर दूसरे टमाटो आने लगे, लेकिन वो जो देसी टमाटो हैं वो अपने वजन से पिचक के टूटने लगते हैं। तो यहाँ सब जगह केमिकल काइनेटिक्स है। जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है तो दीज ऑर्गेनिजम्स देयर केमिकल रिएक्शन जो होती है वो बहुत रैपिडली हो रही होती है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि एक और कॉमन ट्रेंड है कि अगर आप ढाबों में जाएं तो उनके पास कोई फ्रिज व्रिज नहीं रहता है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं है या जो भी है, तो वहां पे वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो दाल होती है, उनकी जो सब्जियां होती है पूरे टाइम चूल्हे के ऊपर चढ़ी रहती है। तो सुबह से शाम तक द फूड इज कंटिन्यूसली वार्म। सो कंटिन्यूसली वार्म मतलब क्या है कि जो भी माइक्रोब्स उसमें गिरेगा वो मर जाएगा, ठीक है। जब हमारा फ्रिज खराब हो जाए या लाइट नहीं आए, एक दिन के लिए अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई आज सुबह से शाम तक लाइट नहीं आएगी, तो हम क्या करते हैं फूड को 2-3 बार गर्म कर लेते हैं। वाई? सो गर्म करने से क्या होगा, बाई चांस जो वट एवर माइक्रोब्स आर फॉलन है वो तो गिरेंगे ही गिरेंगे, आप उसको तो अवॉइड कर ही नहीं सकते। खाना पकाया के आपने फ्रिज मतलब टेबल पर रखा है तो उसमें माइक्रोब्स गिरेंगे ही गिरेंगे। नो सूनर यू रिमूव ढक्कन, ढक्कन बंद भी कर दिया तो आप अपनी खुशी से सोच सकते हैं उसमें माइक्रोब नहीं है, माइक्रोब तो चले गए हैं उसके अंदर तब तक। तो वो माइक्रोब जो है उसका अपना एक्शन शुरू कर देते हैं रैपिडली, है ना। जैसे आप जानते हैं कि गर्मियों में आपका दही जो है 4 घंटे में जम जाता है और सर्दियों में आपको पूरी रात रखना पड़ता है, ठीक है। तो हम गर्म जगह पर रख देते हैं। तो अगर इडली या डोसा बना रहा हो, बैटर तैयार करना हो, तो गर्मियों में हम जो है जनरली मतलब 6 to 7 आवर्स दे आर मच मोर देन इनफ, बल्कि उससे पहले ही उठ करके हमको जो है उसको हटाना पड़ता है, ठंडी जगह पर रखना पड़ता है। लेकिन अगर सर्दियों में देखेंगे तो हम जनरली उसको क्या है मतलब दोपहरी में या कभी इससे टाइम में जो है पीस करके रखते हैं, सो दैट इट गेट हीट इनफ फॉर फर्मेंटेशन। तो यहाँ सारी जगहों पे ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए वो एंजाइम एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। एंजाइम एक्टिविटीज गोज suitably up to temperature of 48 to 50 डिग्री सेल्सियस। तो आपको याद हो अगर आपने 10th क्लास में एंजाइम वाला चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ 11th क्लास में तो आपने वो पढ़ा है कि एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट एंड देन ऑल ऑफ सडन इट कम्स टू ए रेस्ट। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है और ये 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 डिग्री सेल्सियस तक केमिकल रिएक्शन तेजी से इंक्रीज हुई है। मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर जो केमिकल रिएक्शन है वो सूटेबली चलती है, ठीक है। और उसके बाद
और इंक्रीज हो जाएगी, बट 40 के आसपास जाके 50 के आसपास जाकर के वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। व्हाई? बिकॉज 50 डिग्री पे हमारा एंजाइम जो है वो परमानेंटली डैमेज हो चुका है। सो व्हेन द एंजाइम इज परमानेंटली डैमेज, इट विल नो मोर बी एबल टू कैरी आउट द केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो यही हम कर रहे होते हैं जब हम बार बार जो है खाना को गर्म कर देते हैं, तो वी आर बॉइलिंग इट अबाउ 50 डिग्री सेल्सियस एंड वी आर, तो यही जो है वो पाश्चराइजेशन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज पाश्चराइजेशन which was studied by लुई पाश्चर। तो टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। अब हम जब खाने को फ्रिज में रख देते हैं तो क्या हो रहा है, द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस और 6 to 7 डिग्री सेल्सियस। सब्जियों के लिए ये टेम्परेचर सबसे सूटेबल है जहाँ 7 डिग्री 8 डिग्री का टेम्परेचर है, और 0 डिग्री पे जो है सबसे अच्छा टेम्परेचर। और अगर आपको फ्रोजन फ्रूट रखने हैं तो -18 तक रखते हैं, जहाँ पे कि जिसको कि आप 3 महीने 4 महीने तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा, है ना। मटर रख दीजिए, हाँ बच्चे बोल रहे हैं मटर है, ठीक है। आइसक्रीम्स है ना, और जितने भी नॉन वेज फूड आइटम्स होते हैं, अगर आप कभी बेस्ट प्राइस गए हो, वहाँ बड़ा सा फ्रिज लगा हुआ रहता है, बहुत सारी, देखने में तो क्या हर्ज है, देख तो सकते हैं कि वहाँ किस तरह से मछलियाँ रखी हुई हैं, है ना, किस तरह से अदर आइटम्स रखे हुए हैं, तो वो रखे हुए रहते हैं वहाँ पे, एंड दोज आर केप्ट बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर उनका होता है -18। तो फ्रीजर के अंदर हमको वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है अगर हम उसको रख रहे हैं, तो उस टेम्परेचर पर हम जान के चल रहे हैं कि वहां पे कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं हो। ठीक है, तो यही है। तो वापस आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिख रहा है, दैट अफेक्ट द काइनेटिक्स ऑफ द एंजाइम। तो केमिकल काइनेटिक्स, एंजाइम काइनेटिक्स जो हो रहे हैं थ्रू द बेसल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन। A few organism can tolerate, देखिए अब यहाँ देखिए, a few organism can tolerate and thrive in a wide range of temperature. They are called यूरिथर्मल। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म एक वाइड रेंज को टॉलरेट कर सकते हैं उनको हम क्या कह देंगे, यूरिथर्मल। और एक एक बहुत छोटे से रेंज को टॉलरेट कर रहे हैं, जितने भी जो जो नदियों की तालाबों की मछलियां होती है, दे कैन नॉट टॉलरेट मोर देन 3 डिग्री 4 डिग्री टेम्परेचर रेंज, वो मर जाएंगे इतने के अंदर। खासतौर से समुद्र की मछलियां वो 4 डिग्री के अंदर रहने वाली है बहुत सारी, ज्यादातर जो जो 8 to 10 डिग्री 10 मीटर्स के नीचे पे मिल रही है, दे आर मोस्ट सुटेबल सस्टेनिंग एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो मछलियां हैं, अगर आप उसको ऊपर नहीं आएंगे तो ऊपर पानी गर्म हो, फिर भी समुद्र का पानी उतना गर्म नहीं होता जितना कि नदियों का जाता है, तो दे आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल। तो जो एक छोटे से नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह रहे हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, restricted to a narrow range of temperature, they are called stenothermal। ये वर्ड याद रखिएगा, यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। ये यूरी एंड स्टेनो आप याद रखिए, यूरी बोल रहे हैं तो इसका मतलब ज्यादा, है ना, और स्टेनो का मतलब स्लो, शॉर्ट। आजकल तो टाइम चेंज हो गया। अगर आज से 20-30 साल पहले हम जाते थे किसी भी ऑफिस में, किसी भी बॉस के पास में एक स्टेनोग्राफर रहती थी, एक मतलब रहती है, रहता जो भी है, मतलब वो एक जो भी उसका असिस्टेंट होता था, वो उसको स्टेनो सीखना जरूरी है। अब स्टेनो क्या एक लैंग्वेज होती है, मतलब जिसमें आप कोई भी वर्ड बोलते हैं उसको वो आड़ी टेढ़ी लकीरों से पूरा वर्ड बना देते हैं। तो अगर हम जो है एक एक वर्ड के लिए उन्होंने एक एक लाइन का स्ट्रोक लगता है। तो जैसे डॉक्टर वो बॉस बुला रहे हैं डिक्टेशन देने के लिए, क्या आ जाओ, उसको रामचंद्र को नोटिस देना है, तो वो नोटिस लिखाने के लिए वो बोलते हैं हाँ टू दे रामचंद्र, तो फटफट बोल रहे हैं, वो इतना सोचते वोचते नहीं है, तो स्टेनोग्राफर जो फटफट हो गया। तो स्टेनो मतलब शॉर्ट, शॉर्ट में लिखना होता है। तो यहाँ पे स्टेनोथर्मल का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट हीट रेंज, रेंज जिसकी, थर्मल का मतलब तो आप हीट जानती हैं, स्टेनो का मतलब शॉर्ट रेंज हो गया। तो ये शॉर्ट रेंज वाले जो हैं उनके लिए, नैरो रेंज वाले जो हैं उनको हम क्या कहेंगे, स्टेनोथर्मल, और जो वाइड रेंज वाले जो हैं उनको हम कहेंगे यूथर्मल, है ना। ये जो स्टेनो एंड थर्मल आगे भी ऐसे यूज होते हैं। The level of the thermal tolerance of the different species determine the large extent the geographical distribution. Can you think few eurythermal and stenothermal elements and plants? यूरिथर्मल में तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, जितने भी मैमल्स होते हैं, दे आर वेल अडेप्टेड टू लिव इन द ग्रेटर रेंज। अब ये जो कुत्ते बिल्ली गाय बकरी भैंस जो हमारे सड़कों पे घूम रहे हैं, ये इनको कौन सर्दियों में रजाई उड़ाएगा और कौन गर्मियों में उनको जो है कूलर चलाएगा।
तो ये आप देख रहे हैं कि सर्दियों में वो 4 डिग्री पे भी उसी टेम्परेचर के ऊपर बड़ी आराम से जी रहे होते हैं, और गर्मियों में वो 44 में भी 48 में भी वो जी रहे होते हैं। तो वो जो है लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप किसी नदी में रहने वाले क्रोकोडाइल की बात करें, तो आप क्या देख रहे हैं कि वो जैसे गर्मी होती है, तो पानी में चल जाता है ना, फिर जब ठंड लगने लगती है तो पानी से निकल के आके धूप में लेट जाता है। तो वो अपने एक नैरो रेंज को मेंटेन करके रखा है, ठीक है। तो वो उनका एक एग्जांपल है। इसके अलावा देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स जो जो अपने आप को इस तरह से बचाने के लिए क्या है, या तो वो बिलों में रहेंगे, या फिर वो रात में बाहर निकलेंगे अगर गर्मी ज्यादा होती है किसी जगह पे, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को जो है इस तरह से अडेप्ट कर लिया था। अदरवाइज मैंने आपसे कहा माइक्रो हैबिटेट, तो वो जो बिच्छू है वो चट्टान के नीचे घुसा हुआ, वहां का टेम्परेचर वही रहेगा, बाहर कुछ भी हो। So the levels of thermal tolerance differ from the different species determine the large extent of geographical distribution. ये अपन पढ़ लिया, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ है, ये पढ़ लेते हैं, टाइम होगा। In recent year, there has been growing concern about the gradually increasing average global temperature. ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसको हम कह रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो रहा है, दैट इज जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हम जान रहे हैं कि क्या कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग ए क्लाउड। अब हजारों नहीं लाखों साल पहले जब अर्थ बनी थी, तब क्या है, मतलब अर्थ के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स ने मतलब कन्वर्ट करी, एंड देन दैट इज बीन चेंज इनटू द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दे वर बरीड अंडर द सॉइल, चेंज इनटू कोल एंड पेट्रोलियम एंड ऑल। अब हम क्या कर रहे हैं, वो कोल एंड पेट्रोलियम को निकाल के वापस कार्बन डाइऑक्साइड बना के हवा में ऐड कर रहे हैं। सो जो लाखों साल पहले वाली सिचुएशन थी, जब एवरेज टेम्परेचर वाज हाई बिकॉज ऑफ द हायर कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, वी आर रिस्टोरिंग दैट कंडीशन। तो उससे क्या हो रहा है, एवरेज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। इन द लास्ट 50 ईयर जो है टेम्परेचर करीब करीब आधा डिग्री बढ़ गया है ना। ये तो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर में आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आ रहा होगा शायद। आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है सर, आधा डिग्री या 1 डिग्री, 0.1 डिग्री या 0.2 डिग्री से। 0.1 एंड 0.2 डिग्री और 0.5 डिग्री से आपको मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन दैट इज द एवरेज टेम्परेचर। हम कह हैं, जैसे हम हमारे देश के लिए बोलते हैं कि एवरेज जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, वो हमने बोला कि 20,000 रुपए है, कि मतलब कंट्री का हर आदमी जो है गरीब से लेकर अमीर से अमीर 20,000 रुपए कमाता। आप हंसो तो बोलेगा सर 20,000 रुपए तो मतलब किसी की 1 घंटे की इनकम होगी, किसी के लिए वो हो सकता है 1 सेकंड की इनकम होगी, किसी के लिए वो 1 सेकंड का क्या है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड होगा। अंबानी साहब तो क्या कहते हैं, एक सेकंड के अंदर करोड़ों कमा रहे होते हैं, उनके साथ इतने सारे बिजनेस चल रहे हैं। तो आप वो अंबानी को जो पर सेकंड करोड़ कमा रहा है उसको, और एक जो वो रिक्शा चला रहा है और जो लेबर है जो पूरे दिन भर काम करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे में गेट्स अबाउट 60, 70 और 80 रुपीज, उसके उससे आप कंपेयर करो तो दिस इज रिडिकुलस। तो ये एवरेज का है, मतलब दिस इज कॉल्ड एवरेज जीडीपी, है ना, एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम जो होती है, एवरेज इनकम इज वो हमको बेवकूफ बनाने वाला तरीका है। अगर हम बोलते हैं कि एवरेज इंडियन मतलब एवरेज इनकम ऑफ इंडियन इज दिस, तो हम जस्ट बेवकूफ बना रहे हैं किसी को। ऐसे ही हम जब एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो एवरेज टेम्परेचर पूरी दुनिया का सारे टेम्परेचर की बात है, लेकिन हो सकता है डेजर्ट में टेम्परेचर में इंक्रीज। हम कोटा के लिए भी कहते हैं कि साहब पहले, इट्स अ वेल प्रूवन ट्रूथ कि जब हम छोटे थे तो यहाँ पे टेम्परेचर 44, 45, 44 नॉट 45 इवन, 44 टेम्परेचर जो होता था वो मैक्सिमम होता था। आज 48 आ रहा है, तो 4 डिग्री का फर्क पड़ गया। 4 डिग्री आप और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर्टिफिशियली मेंटेन टेम्परेचर। बट फॉर दोज एनिमल्स विच आर मूविंग ऑन द रोड, कोटा में तो बहुत सारी भैंसें भी है और उनकी बॉडी तो काली होती है। अब उन्हें इमेजिन करो कि उनकी काली बॉडी के ऊपर जब धूप पड़ती होगी तो कितना इरिटेट करती होगी उनको। कई गायें भी काली है, उनको उनकी बॉडी पे डॉग्स भी हैं, शीप भी हैं, बहुत सारे दूसरे एनिमल्स भी हैं। तो हाउ इट मे बी अफेक्टिंग, बट दे आर टॉलरेट, ठीक है, वो उसको टॉलरेट कर रहे हैं। लेकिन इट इज नॉट सेम फॉर मैनी। तो कई सारी स्पीशीज गायब हो गई दुनिया से। देयर आर नंबर ऑफ स्पीशीज व्हिच कुड नॉट टॉलरेट दिस टेम्परेचर रेंज, दे आर गॉट एक्सटिंक्ट, ठीक है, और बहुत सारी और एक्सटिंक्ट हो जाएगी, एंड दैट इज आवर कॉज ऑफ वरी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। हम कल मिलेंगे और आगे पढ़ेंगे। इसको रिवाइज कर लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, 2-4 टर्म्स हैं जो हमको समझनी है, और क्या कहते हैं समझ वाले क्वेश्चन हैं इस पे कि भाई व्हाई सर्टेन ऑर्गन्स आर फाउंड इन सर्टेन रेंज, और व्हाई
दूसरे ऑर्गन नहीं मिल सकते, ग्रीन हाउस का क्या इफेक्ट है, यूरिथर्मल एंड स्टेनोथर्मल क्या होते हैं, एंड ऑल दैट. So that's all. Good day. Thank you, sir. Welcome. Yeah, तो थक गई है. Yeah. Thank you, sir.